बेगमपेट डिवीजन में 1.74 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का राज्य के मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने शिलान्यास किया। इस अवसर पर जीएचएमसी के अधिकारी आदि उपस्थित थे। लीलानगर स्थित श्रीनिकेतन रोड पर 13.80 लाख की लागत वाले पेयजल पाइपलाइन निर्माण कार्य, श्रीनिकेतन में फुटपाथ ड्रेनेज कार्यों, बीजेआर नगर में 2 में पेयजल पाइपलाइन निर्माण कार्यों, शिवबाग स्थित नालंदा स्कूल के पास 14.70 लाख के खर्च से निर्मित किए जाने वाले सीसी रोड निर्माण कार्यों, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के निवास स्थान के चौराहे पर 26.25 लाख रुपए मूल्य के सीसी रोड तथा फुटपाथ निर्माण कार्यों का मंत्री श्रीनिवास यादव ने शिलान्यास किया। इस अवसर पर जीएचएमसी के वरिष्ठ अधिकारी आदि उपस्थित थे। చెప్పుకోవాలి కదా, ఇంత పెద్ద పోలీస్ స్టేషన్ కింద మీద పడి కట్టించిన నేను పైసలు లేవంటే మళ్ళీ వాళ్ళని బట్టి వీళ్ళని బట్టి కట్టించి। सुप्रसिद्ध गायिका पी सुशीला के गीतों के प्लैटिनम जुबली समारोह तथा नागरिक सम्मान का आयोजन रविंद्र भारती सभागृह में किया गया। तेलंगाना राज्य के भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग के सहयोग से आयोजित इस समारोह में एमएलसी कविता मधुसूदन चारी उपस्थित हुए। इसी मौके पर बतुकम्मा गीत गाई पी सुशीला का नागरिक सम्मान किया गया। इस अवसर पर एमएलसी कविता ने संबोधित करते हुए कहा कि मुझे महान गायिका सुशीला का सम्मान करने का अवसर मिला है, यह मेरे लिए बड़े प्रसन्नता की बात है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति अगर पूरी निष्ठा एवं मेहनत से काम करे तो सफलता हाथ लगने में कोई देरी नहीं होती, जिसका सजीव प्रमाण पी सुशीला है। कविता ने कहा कि अपने पसंदीदा कार्य को आरंभ करने के बाद उसे बीच में ही छोड़े बिना उस क्षेत्र में निशांत के रूप से अपना स्थान कायम करने वाली सुशीलम्मा सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श है। कविता ने कहा कि अनेकों भाषाओं में 50,000 से अधिक गीत गाकर उन क्षेत्रों के जनता का आदर प्राप्त करना यह कोई साधारण बात नहीं है। ఎందుకంటే ఒక్కసారి ఏదైనా కెరీర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని వదిలిపెట్టకుండా పట్టుదలతోని ముందుకు వెళ్ళాలని వారు ఒక లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం అనుకోవచ్చు। 50,000 పాటలు పాడడం అంటే మామూలు విషయం కాదు, అది కూడా ఒక్క భాషలో కాదు, అనేకమైనటువంటి భాషలు। ఏ భాషలో పాడినా కూడా ఆ భాష వాళ్ళు ఈమె మా భాష తెలిసినటువంటి వ్యక్తి అని అనుకోవడం చాలా సంతోషదాయకం। వారు మన తెలుగువారు కావడం మన 2 తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా గర్వకారణం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। అదేవిధంగా ఒక మహిళగా గర్వపడుతూ ఉన్నాను, ఎందుకంటే వారికి భారత జాతీయ స్థాయిలో పురస్కారాలు 5 సార్లు ఉత్తమ గాయనిగా రావడం, అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇచ్చేటటువంటి రఘుపతి వెంకయ్య నాయుడు పురస్కారం 2001లో, అట్లానే కర్ణాటకలో మహాజనతే గాన సరస్వతి బిరుదు 2004లో రావడం, స్వరలయ యేసుదాస్ పురస్కారం 2005లో, 2008 జనవరి 25న మళ్ళీ ఒకసారి భారత ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి పద్మభూషణ్ పురస్కారం వారికి ఇవ్వడం, అదేవిధంగా 2022లో మహిళా దినోత్సవం పురస్కరించుకొని పోస్టల్ శాఖ సుశీలమ్మ గారి పేరుతోని ప్రత్యేకమైనటువంటి స్టాంపును విడుదల చేయడం, ఇవన్నీ కూడా వారికి కెరీర్లో ఒక మైలురాళ్ళుగా మనలాంటి వాళ్ళకు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ స్టోన్స్ కింద ఉండిపోతాయని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस माह की 26 तारीख को हैदराबाद पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से विशेष हवाई जहाज से सीधे बेगमपेट हवाई अड्डे पहुंचेंगे। वहां से वे कच्चीबौली स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के लिए रवाना होंगे। वहां आयोजित होने वाले आईएसबी के वार्षिक समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भाग लेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैदराबाद आने की सूचना मिलते ही भारतीय जनता पार्टी के श्रेणियों में और जोश भर गया है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के अग्रज नेता जेपी नड्डा एवं गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर आए थे। तेलंगाना में इसको लेकर राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। इसी परिप्रेक्ष्य में अमित शाह तथा जेपी नड्डा का राज्य में दौरा करना और वहां दोनों दौरे पूर्ण रूप से सफल होने से बीजेपी के नेताओं में एक नया उत्साह एवं जोश जागा है। इसी क्रम में अब तक ताजा तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हैदराबाद दौरा तय हो जाने से उस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के जोश में दुगनी ताकत आ गई है। वेतन बढ़ाने की मांग करते हुए निम्स अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का आंदोलन अभी जारी है। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी संघ के तत्वावधान में चल रहे इस आंदोलन का आज 9वें दिन में प्रवेश किया है। निम्स अस्पताल प्रांगण में आज प्रातः 1 घंटे तक सैकड़ों कर्मचारी अपना विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। उन्होंने इस दौरान मांग की है कि उन्हें न्यूनतम 21,000 रुपए तक वेतन में वृद्धि की जाए, साथ ही सीनियरिटी के अनुसार सेवाओं को स्थायी किया जाए। इसके अलावा जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें उपचार सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की मांग की। आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं ने कहा कि दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे रोजमर्रा के आवश्यक सामानों के दाम के अनुरूप वेतन में वृद्धि करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विषय में अगर जरूरत पड़ी तो सेवाओं का भी बहिष्कार कर आंदोलन को तेज करने की भी उन्होंने चेतावनी दी। बिना अनुमतियों के अवैध रूप से चल रहे बीफ के कोल्ड स्टोरेजों पर जलपल्ली नगर पालिका आयुक्त प्रवीण कुमार के नेतृत्व में छापे मारे गए। बालापुर पुलिस के सहयोग से अलजबरी कॉलोनी, सुल्तानपुर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में जांच की गई तो वहां रखे गए तथा सड़े गले मांस, हड्डियां एवं अन्य व्यर्थ पदार्थ सड़ी गली अवस्था में दर्शाए गए। उद्योग एवं पर्यावरण नियंत्रण क्षेत्र के वेटरनरी सर्टिफिकेट, फायर एनओसी, एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल एक्सरसाइज सर्टिफिकेट, कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, इन सभी दस्तावेजों के बिना ही मांस का मुख्य रूप से चाइना, बांग्लादेश, यूएई को भेजने की जांच में पुष्टि हुई। विदेशों को मांस भेजने की अनुमतियां न होने पर भी कुछ जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी उन्हें सहयोग करते हुए कोल्ड स्टोरेज का संचालन कर रहे हैं, कहकर आयुक्त ने जानकारी दी। इतना ही नहीं, विदेशों को मांस का निर्यात करने पेटियों पर इस सामान की उत्पाद स्थिति के स्थान पर जून माह इतना ही मुद्रित किया गया है। इसके द्वारा सड़े गले मांस को ताज़ा मांस बताते हुए विदेशों को सड़ा गला मांस निर्यात किया जा रहा है। इस बात की आयुक्त ने जानकारी दी। आयुक्त ने यह भी बताया कि निरुपयोगी हुए मांस का विभिन्न प्रकार के रासायनिकों से शुद्ध कर उस मांस पर लगे चर्बी को अलग कर उस चर्बी को खाद्य तेल के रूप में परिवर्तित कर स्थानीय तौर पर उस तेल की बिक्री की जा रही है। మున్సిపల్ పరిధిలో ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా ఇల్లీగల్గా నడుపుతున్న ఈ బీఫ్ ఇండస్ట్రీస్ మీద ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం జరిగింది. పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్, డిస్ట్రిక్ట్ ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్, పోలీస్, మున్సిపల్ అధికారులు కలిసి ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో జుగుప్సాకరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఈరోజు మాకు ఇక్కడ ఆవులను చంపడం, దీన్ని ఇల్లీగల్గా ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం, దీన్ని ఇక్కడ క్లీనింగ్ లోపల ఇంట్రెస్ట్ ట్రైన్లు కూడా క్లీన్ చేసి దాన్ని సపరేట్గా ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం, బంగ్లాదేశ్, చైనాకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసే ప్యాకెట్స్ మీద కూడా నెక్స్ట్ మంత్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ వేసి ఇల్లీగల్గా చేయడం జరుగుతుంది. దీంట్లో చైల్డ్ లేబర్ ఉన్నారు, అనాథరైజ్డ్ సిబ్బంది ఉన్నారు, లేబర్ లైసెన్స్, ఇండస్ట్రీస్ లైసెన్స్, పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్, మన ఫైర్ ఎన్ఓసి, వీళ్ళు వాడే R32 గ్యాస్, R130A గ్యాస్ కూడా అది చాలా ప్రమాదకరమైన గ్యాస్. అది ఏసీలో వీళ్ళు వాడేది ఫ్రోజన్ చేయడానికి, కూలింగ్ కోసము. అది ఏమాత్రం బ్లాస్ట్ అయినా కూడా దాని పరిధి కనీసం 800 మీటర్ల వరకు ఉంటుంది. ఆ వాసన పీల్చినా కూడా కళ్ళు, చెవులు, లంగ్స్ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. పబ్లిక్ కూడా బాగా కంప్లైంట్స్ చేస్తున్నారు ఈ విషయం మీద. ఇవాళ ఈ విషయాన్ని మేము పై అధికారులకు నివేదించి దీంట్లో ఉన్న ఈ మటన్ ఏదైతే దీన్ని కట్ చేస్తున్నారో మాంసం పేగుల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి వీళ్ళు ఫ్యాట్ తీసి దాన్ని ఈ అక్రమ దందాలు చేసే ఆయిల్ కంపెనీస్కి అమ్మడం జరుగుతుంది. వీళ్ళు టోటల్ అన్ని ఎవిడెన్సెస్ మేము డాక్యుమెంట్ సీజ్ ఫైల్ చేసాము. వీళ్ళ మీద క్రిమినల్ కేసులకు కూడా మేము అఫీషియల్గా పర్మిషన్ తీసుకొని కన్సర్న్ పిఎస్లో బాలాపూర్ పిఎస్లో ఎఫ్ఐఆర్ చేయడం జరుగుతుంది.
దీని విషయంగా పబ్లిక్ ఏమైనా ఇంకా ఏమైనా మా దృష్టికి రాని అంశంలో ఉంటే మేము తెలియజేస్తే ఖచ్చితంగా యాక్షన్ తీసుకుంటాం. ఇటువంటి ఇక ముందు నడపకుండా మా వంతు ప్రభుత్వం తరపున ఏ విధమైన చర్యలు గైకొనాలో అటువంటి చర్యలు మేము తప్పకుండా గైకొంటాం. ఇక్కడ మాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారము ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ 20 ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి వితౌట్ ఎనీ పర్మిషన్. దే ఆర్ డూయింగ్ దిస్ బిజినెస్ సిన్స్ లాంగ్ టైం. దీంట్లో కూడా ఇవాళ మేము ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు 6 ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం జరిగింది. వీటిని పకడ్బందీ కేసు ఫైల్ చేసి సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంకా ఇప్పుడు ఈ దాడులు కొనసాగుతాయి, ఈ ఇన్స్పెక్షన్స్ కూడా కొనసాగుతాయి. నైట్ వరకు కూడా చేస్తాం. ఇవి ఇక ముందు మేము రెగ్యులర్గా కూడా దీన్ని ఒక టీమ్ లాగా ఫామ్ చేసుకొని మన డిస్ట్రిక్ట్ టాస్క్ ఫోర్స్ టీం కూడా ఉంది. నిన్ననే మీటింగ్ కూడా అయింది కలెక్టర్ గారి సమక్షంలో. అక్కడి నుంచి కూడా మాకు స్ట్రిక్ట్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. కఠిన చర్యలు తీసుకోమని మేము కూడా అనుగుణంగా కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని చెప్తున్నాం. तेलंगाना राज्य में और एक बड़ी संस्था निवेश करने जा रही है। औद्योगिक निवेश के लक्ष्य से लंदन के दौरे पर चल रहे राज्य के नागरिक प्रशासन मंत्री केटीआर कई इंडस्ट्रियलिस्ट से उद्योगपति तथा निर्देशकों से मुलाकात किए। इंग्लैंड से संबंध फार्मास्यूटिकल सरफेस मैनेजमेंट सिस्टम संस्था या एक लेबोरेटरी को स्थापित करेगा। मंत्री केटीआर के साथ बैठक करने के पश्चात सरफेस मैनेजमेंट सिस्टम संस्था के प्रतिनिधियों ने इस बात की घोषणा की। देश के अन्य राज्यों में कहीं पर भी नहीं है इस स्तर पर आधुनिक पार्टिकल क्यूरेटाइजेशन लेबोरेटरी को हैदराबाद में स्थापित करने के लिए उस संस्था के प्रतिनिधियों ने अपनी सम्मति व्यक्त की है। हैदराबाद के सीमावर्ती क्षेत्र में 7000 वर्ग मीटर भू क्षेत्र में स्थापित होने वाले इस मेडिकल लैब में दवाइयों की तैयारी, महत्वपूर्ण फार्मास्यूटिकल पाउडर क्यूरेटाइजेशन पर अनुसंधान करेंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फार्मा कंपनियों से संबंधी औषधियों के प्रयोग हेतु यह लेबोरेटरी मुख्य मंच बनकर काम करेंगी। इस बात की भी उस संस्था के प्रतिनिधियों ने जानकारी दी। आगामी 2 वर्षों में यह पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन प्रयोगशाला को और भी विस्तारित करने की सरफेस मैनेजमेंट सिस्टम के प्रतिनिधियों ने घोषणा की। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किनेरा मोंगलैया को सामाजिक माध्यमों पर कई राजनीतिक नेताओं ने मोंगलैया को मजाक बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अचमपेट में मोंगलैया से बात किए एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पूछा कि राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर ने 1 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, क्या वह राशि आपको प्राप्त हुई है? इस पर मोंगलैया ने बताया कि अब तक 1 पैसा भी नहीं आया है। हमारा विधायक पैसा दिलाने की बात कहाँ है, इसीलिए मैं उस पैसे का इंतजार कर रहा हूँ। इस बात को सुने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तत्काल इस विषय को सामाजिक माध्यमों पर चढ़ा दिया है। इसके संबंध में टीआरएस के नेताओं ने मोंगलैया से और एक बयान सामाजिक माध्यमों पर पोस्ट करवा दिया, जिसमें उन्होंने मोंगलैया से यह कहलवाया है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी वालों ने जो पद्मश्री पुरस्कार दिया है मैं उसे वापस लौटा दूंगा, क्योंकि मुझे केसीआर मुख्य है। यह बात किनेरा मोंगलैया के मुख से टीआरएस के नेताओं ने कबूल करवाया। अब यही बात टीआरएस तथा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच एक ताज़ा विषय बनकर उभर रहा है। నన్ను మాట్లాడి నన్ను ఉల్ట చేసి నా నోట మన్ను పోస్తున్నాడు. ఆ మన్ను పోస్తే నా పాపం ఎవరికన్నా నేను రోడ్డు మీద బతికినోని, చాలా గరీబోని, పేదోని, 10 మంది కుటుంబం గల్లోని, నన్ను నా పాపం తగులుతుంది. నా నోట్ల మన్ను పోస్తే బాగుండదు. నాకు మన మాట్లాడుతున్నారు. మా ముఖ్యమంత్రి సాస్కారం, మా ఎమ్మెల్యే సార్కు నమస్కారం. ఒకటి మీ బీజేపీలు మీ ముఖ్యమంత్రి మీ ఇంటికి వెళ్ళి ఇస్తున్నాడా, ముఖ్యమంత్రి ఇంటికి వెళ్ళి ఇస్తున్నాడా 1 కోటి రూపాయలు అని మాట్లాడి నా మీద గొడవ పెట్టుకుంటే నేనన్నా ఆ ముఖ్యమంత్రి ఇస్తున్నాడు, నాకు ముఖ్యమంత్రి అవసరం అని నేనంటే నాకు అవసరం లేదు. ఆ 1 కోటి రూపాయలు ఇచ్చేని ఏమీ కానీ నాకు అవసరం లేదు. నీకు పేరు ఎట్లు వచ్చిందని అంటే నాకు పద్మశ్రీ కూడా అవసరం లేదు. నాకు వచ్చినా సరే నేను ఏమైనా సరే ఆ పద్మశ్రీ కూడా ఆపసిస్తాను. నాకు వద్దు, ఆ పథకం కూడా నాకు వద్దు. నేను తెచ్చి దాపెట్టినా నాకు ఆ పథకం కూడా నేను ఇచ్చేస్తా. అలా పథకం వాళ్ళకి ఇస్తా. బీజేపీ వాళ్ళదంట అది. నాకు రాష్ట్రపతి ఇచ్చిండు చేతుల మీద. అది ఎవరిదన్నా కానీ నాకు వద్దు, మేము ఇచ్చినాం అంటున్నారు. నాకెందుకు బదనాం. నమస్కారం, నమస్తే.
हैदराबाद स्थित हैदरनगर भूमियों के मामले में तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा दायर किए गए इम्प्लीट पिटीशन सहित अन्य निजी क्षेत्र के व्यक्तियों द्वारा दायर किए गए याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय की पीठ की अनुमति प्रदान की। उच्चतम न्यायालय की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को आदेश दिया कि उनके जवाब दिए जाए। इस मामले की अगली सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद जुलाई माह में हो जाएगी। यह मामला अब जुलाई माह तक के लिए स्थगित हो गया है। हैदराबाद सर्वे नंबर 172 में स्थित 98.10 एकड़ भूमि हमारी है कहते हुए उद्योगपति गोल्ड स्टोन प्रसाद से संबंधी गोल्ड स्टोन एक्सपोर्टर्स ट्रिनिटी इंफ्रा वेंचर्स संस्था के मालिकों ने उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की। उन याचिकाओं पर 19 अप्रैल को इस माह की 4 तारीख को हुई सुनवाई आरंभ किए। उच्चतम न्यायालय ने यथास्थिति बरकरार रखते हुए प्रतिद्वंदियों को नोटिस जारी किए। यह ऐसा हो तो उन जमीनों पर राज्य सरकार को ही अधिकार है कहते हुए राज्य सरकार ने ताज़े तौर पर इम्प्लीट पिटीशन दाखिल की है। इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जस्टिस NV रमना, जस्टिस हिमा कोहली की बेंच से सुनवाई आरंभ की। इस याचिका पर विचार करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति की पीठ ने सरकार से सवाल किया कि उन जमीनों को सरकारी है या बताने में सरकार को इतने वर्षों का समय क्यों लगा है। उन्होंने सरकार को इम्प्लीट याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए इस मामले की सुनवाई को जुलाई माह तक के लिए स्थगित कर दिया। उस्मानिया विश्वविद्यालय में अपने PhD की शोध कार्य पूर्ण किए विद्यार्थियों को हॉस्टल खाली करने के आदेश जारी किए। इतना ही नहीं, हॉस्टल में बिना अनुमति के रहने वाले लोगों को भी नोटिस जारी की गई है। वर्ष 2017 के पूर्व HD PhD में प्रवेश प्राप्त किए विद्यार्थियों की समयावधि समाप्त हो गई। गत माह की 13 तारीख तक वन टाइम चांस के अंतर्गत उन विद्यार्थियों को एक मौका दिया गया। लगभग 1240 विद्यार्थी अपने शोध कार्य विश्वविद्यालय को समर्पित किए हैं। इस प्रकार अपना PhD कार्य संबंधी पाठ्यक्रम पूर्ण होने के बावजूद भी और 300 से अधिक लोग हॉस्टल में रहते हुए कमरों में कब्जा जमा रखे हैं। इस प्रकार से अधिकारियों ने उनकी पहचान की है। विश्वविद्यालय में PhD विद्यार्थियों के लिए ओल्ड PG, न्यू PG, NRHD हॉस्टल आवंटित है। अब इन विद्यार्थियों की समय अवधि समाप्त होने के बाद भी यह लोग हॉस्टलों में बने रहने से इनके मेस आदि का खर्च विश्वविद्यालय पर पड़ रहा है। नए विद्यार्थियों को हॉस्टल के कमरे आवंटित करने की परिस्थितियां नहीं है। वर्ष 2017 के बाद नए प्रवेश नहीं हुए, केवल कैटेगरी 1 के अंतर्गत प्रवेश दिए जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में कैटेगरी 1 के लोगों को हॉस्टल की सुविधा प्रदान करने में कठिनाई हो रही है, जिस कारण 2017 में पूर्व प्रवेश प्राप्त किए सभी विद्यार्थियों को अपने छात्रावासों को खाली करने के विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने नोटिस जारी किए हैं। वहीं दूसरी ओर PhD प्रवेश प्राप्त किए विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के छात्रावासों में छात्रावास की सुविधा न मिलने से बाहर निजी छात्रावास में रहते हुए काफ़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से यहां आकर शोध कार्य कर रहे हैं, उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि नए विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी पुराने छात्रों को हॉस्टल खाली कराने के नोटिसें जारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय सप्ताह के संदर्भ में सांस्कृतिक विभाग के तत्वावधान में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस माह की 16 तारीख से आरंभ हुए यह कार्यक्रम आज तीसरे दिन में पहुंचा है। संग्रहालय है अर्थात वह एक सांस्कृतिक विरासत स्टोर हाउस मात्र नहीं है, इसीलिए द पावर ऑफ म्यूजियम नाम से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सभी दर्शक बिना टिकट मुफ्त में म्यूजियम का दौरा करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं, विशेष कार्यशाला, पेंटिंग्स प्रदर्शनी, फोटोग्राफी प्रतियोगिताएं भी यहाँ आयोजित की जा रही है। आज तीसरे दिन के अंतर्गत फोटोग्राफी डे का आयोजन किया गया। संग्रहालय में स्थित चित्रों को निकालकर उत्तम चित्र का चयन कर पुरस्कार राशि की घोषणा किए जाने की जानकारी दी गई।
भोईगुड़ा स्क्रैप गोदाम के पास और एक बड़ी घटना होते होते बच गई। यह स्क्रैप गोदाम की सुरक्षा दीवार अपने आप ढह गई। उस समय वहां पर किसी के ना होने से एक बड़ा हादसा टल गया। सिकंदराबाद भोईगुड़ा स्क्रैप गोदाम में लगी आग दुर्घटना से गोदाम की सुरक्षा दीवार प्रभावित हुई थी। उस समय जीएचएमसी के अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त हुई दीवार को ढहने के बजाय लापरवाही बरतते हुए छोड़ दिया, जिससे वह दीवार आज अपने आप ढह गई। इस दीवार के ढहते समय वहां पर किसी के ना होने से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्थानीय लोगों ने जीएचएमसी अधिकारियों पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि दुर्घटना के बाद गोदाम को धराशायी किए बिना लापरवाही से छोड़ दिए अधिकारियों को इस हरकत से आज एक बड़ा